हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर वाइज उन सभी क्वेश्चंस की, या फिर जो एक्सपेक्टेड है, हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। है द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर टू एज। हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CII स्टैंड्स फॉर, यानी कि CII का क्या मतलब है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली। यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग के क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे। लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने। अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 1993। 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The Government of India constituted a Public Sector Disinvestment Commission ऑन। या हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो कब किया गया था। 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993, या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 23 अगस्त 1993 को। भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है। विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था। फेरा, MRTP, पोटा, या नन ऑफ दीज। फ्रेंड, तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके, क्योंकि MRTP में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट है। कंपटीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था। जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द इनैक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमेटी कॉम्पिटिशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी। हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पर नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कॉम्पिटिशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें। मॉनेटरी, फिजिकल, कैश, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट व्हेन। यानी कि जो डिमांड कर्व होता है हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए वो हमारा शिफ्ट हो रहा है आउटवर्ड की तरफ। यानी कि देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है दाईं ओर की तरफ बाहर की ओर जाएगा। तो उसका क्या मतलब होता है, द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स राइज। यानी कि जो हमारा जो उसी की जैसा जो स्थानापन अच्छे मूल्य का, जिसको हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि उस सिमिलर प्रोडक्ट जो है उसके प्राइस में वो राइस हो जाएगा उसका प्राइस, या फिर कंज्यूमर इनकम फॉल, कंज्यूमर की जो इनकम है डाउन होने पर होगा ऐसा, या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल इन द फ्यूचर। या फिर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस फ्यूचर में डाउन हो जाएगा, या फिर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल। यानी कि जो जिस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर ये शिफ्ट हो रहा है उसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये किस सिचुएशन में होगा, जब हमारी डिमांड फॉल होगी आउटवर्ड साइड में। तो देखिए हमारी जो डिमांड कर्व है हमारी वो आउटवर्ड साइड में फॉल करेगी, या फिर हम कह रहे हैं आउटवर्ड साइड में जाएगी, क्योंकि आपको पता है डिमांड कर्व जो होता है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है आउटवर्ड की, तो यहाँ पर ये तब होगा ना ही कंज्यूमर की इनकम फॉल में होगा, ना ही जो फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा तब होगा, और ना ही उस सिमिलर प्रोडक्ट में फॉल होगा। ये सिर्फ तब हो सकता है जब उसी प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसमें फॉल आया, उसका राइज आ जाएगा। जब उसके प्राइस राइज हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा आउटवर्ड साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो हमारा यहाँ पर राइज होगा तभी हमारा जो डिमांड कर्व है वो आउटसाइड में वर्क करेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर गुड इज रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक। यानी कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो अगर रिलेटिवली प्राइस इलास्टिसिटी है और उसके प्राइस जो है राइजेस में है, द रेवेन्यू विल, तब रेवेन्यू की क्या पोजीशन होगी, जो हमारा रेवेन्यू फॉल करेगा, रिमेन कांस्टेंट यानी वैसा ही रहेगा, राइज यानी कि बढ़ जाएगा, या फिर डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्स, यानी कि ये देखेगा कि सप्लाई उस तरह से क्या उसकी रेस्पोंडेंट्स है, यानी कि वो किस तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर किसी भी गुड के लिए डिमांड हमारी इनइलास्टिक है और उसके जो प्राइस हैं वो राइज हो रहे हैं, तो ये तभी होगा जब हमारा जो रेवेन्यू है
अब इसके लिए जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है प्रोडक्ट यहाँ पे, तो रेवेन्यू यहाँ पर हमारा अब कॉस्ट बढ़ेगा ही, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलर। अब इसमें से कौन सा मार्केट फेलर का एग्जाम्पल नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है फेलर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, यानी मेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स को प्रोड्यूस करने में फेल है, या फिर जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही है, या फिर जो अकाउंट एक्सटर्नीज है उसको नहीं देख पा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट फेलर के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है कि वो जो मेरिट गुड्स हैं या पब्लिक गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। जब उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो मार्केट में वो किस तरह से वर्क करेगी। उसके साथ ही साथ देखें तो एक्सटर्निटीज जो होती हैं उनको उनका जो लेखा जोखा होता है उनको करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी सारी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो सब बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखें तो देखिए प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट फेलर की बात की जा रही है। तो मार्केट फेलर उसकी जो अगर हम बात करें उसकी जो वर्किंग है वो मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है उसका। वो मार्केट में क्या काम है उसका, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और जो भी मार्केट में कंडीशंस हो रही हैं उसका सारे लेखा जोखा रखना, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें रखना। जब वो ये सब चीज़ नहीं कर पाएगी तो मार्केट में फेल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल नहीं है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फेलर्स ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी मार्केट फेलर की पोजीशन में जा सकती है अगर वो इन सारी सिचुएशंस पे ध्यान नहीं देगी तो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी का प्राइमरी फॉर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक रूप या प्राथमिक कारण नहीं है, जैसे कि हेयर ड्रेसिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, बैंकिंग या फिर फॉरेस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो देखिए बिजनेस एक्टिविटी कोई भी बिजनेस हो सकता है, तो हेयर ड्रेसिंग भी एक एक्टिविटी है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में, एंड बैंकिंग भी। जबकि फॉरेस्ट्री बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटी की प्राइमरी सोर्स में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ, यानी कि जो हमारा जो प्राइस है गुड्स का वो उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो क्या होगा। द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारा करंट प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो हमारे इक्विलिब्रियम से ऊपर होगा, या फिर जो हमारा करंट प्राइस है इक्विलिब्रियम के नीचे जाएगा, या फिर हमारी क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड आ रही है वो हमारी कम हो जाएगी सप्लाई से, या फिर रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है उसमें कमी आ जाएगी उसकी कॉस्ट में। तो देखिए जब हमारे माल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम जो हमने सेट करके रखा है उससे हमारा जो करंट प्राइस होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जब किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो वो हमारा यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारा इक्विलिब्रियम हमने सेट किया होता है उससे हमारा करंट प्राइस क्या हो जाता है, लो चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारी कंडीशन आएगी वो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय। अब जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी किसके थ्रू मेजर की जाती है, द ग्रोथ ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि एक फर्म के आउटपुट पर, द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, यानी कि जो फर्म का जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ पर, टोटल आउटपुट या टोटल इनपुट पर, या फिर टोटल आउटपुट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स में जो भी हमने टोटल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर। तो देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये हमारी ऑलवेज मेजर की जाती है टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट, यानी कि टोटल कितना आउटपुट आया है और उससे कितना इनपुट निकल कर आया है। आउटपुट इनपुट के बेसिस पर ही हम प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्टिविटी निकल कर आई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन से अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक उच्च और स्थिर लेवल का एम्प्लॉयमेंट देना, यानी कि अच्छा और स्टेबल है
यानी कि स्टेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आप दे रहे हैं, स्टेबल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट उनके लिए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। या फिर अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कम और स्टेबल लेवल का हमें इन्फ्लेशन देना है। या फिर अ स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक की, तो आपको ये पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक हमारा किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी पॉलिसीज़ की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे फिट बैठते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, हम हाई लेवल का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और वो इनका क्या हो, स्टेबल लेवल का हो। यानी कि किसी को भी अगर हम एम्प्लॉयमेंट करें दें तो ऐसा ना हो कि वो कुछ टाइम पीरियड का हो और उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट फिर से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। उसके साथ ही साथ अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत कम इन्फ्लेशन हो, जिससे कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसके बाद स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, मतलब जितना हमने टारगेट अपना बना के रखा है उतने तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन, यानी कि जब टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होगा। ऑप्शंस है मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो हमारा मैक्सिमम होगा। सेकंड है एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम। थर्ड है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। एंड डी ऑप्शन है हमारा एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल होगा तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, तब हमारा टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कंसिडर्ड एज अ मिथ, यानी कि ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जो कि एक मिथ की तरह कंसिडर की जाती है। ऑलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कंसिडर की जाती है एक मिथ की तरह। इसमें बताया जाता है कि सब चीज बहुत फेवरेबल होंगे, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि सब चीज आपके फेवर में हो, हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइसिंग मेथड। तो प्राइसिंग मेथड क्या है, सीजनल, कॉस्ट प्लस, प्रमोशनल या नन ऑफ दिस। बताइए इसमें से जो कॉस्ट प्राइसिंग मेथड है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी कॉस्ट प्लस मेथड एक प्राइसिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड हैज द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी डिमांड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, टाइम या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम मे बी डिटरमाइंड थ्रू, यानी कि जो नेशनल इनकम है वो किसके थ्रू डिटरमाइन की जाएगी, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्टिव अप्रोच या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्टिव तीनों अप्रोच को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन केस ऑफ, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हमारे प्रॉफिट को किस केस में इंक्रीज करती है प्रॉफिट, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में या ओलिगोपोली में। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सी मोनोपोली में। जो हमारी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है वो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, क्योंकि फ्रेंड्स मोनोपोली में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोनोपोली क्रिएट कर देती हैं। मोनोपोली इन द सेंस वो जो प्राइस रखती हैं मार्केट में उसी प्राइस पर उनका प्रोडक्ट बिक जाता है, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सेलर एक होता है, बायर बहुत सारे होते हैं। तो अगर सेलर एक है तो बायर को अगर वो प्राइस ज्यादा है किसी भी प्रोडक्ट का तब भी उसको वो प्रोडक्ट उसी से ही खरीदना होगा, क्योंकि किसी और के पास वो अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो प्रॉफिट जो होता है इंक्रीज करने में बहुत हेल्प मिलती है। हम टैक्स अथॉरिटीज आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन विंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड। तो आपको बतानी है टू मेन विंग्स हैं, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरी कौन सी है, जुडिशियल है, मैनेजरियल है, एग्जीक्यूटिव या क्लैरिकल है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए जो कि है जुडिशियल। नेक्स्ट है व्हाट आर द एग्जेम्पशन लिमिट इन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, यानी हॉस्टल एग्जेम्पशन एक्सपेंडिचर अलाउंस में कितनी एग्जेम्पशन है, 200 पर मंथ, 300 पर मंथ, 400 पर मंथ या 500 पर मंथ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी जो कि है 300 पर मंथ।
नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस इज, यानी कि फार्म हाउस से जो इनकम हो रही है वो किस तरह की इनकम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो कि है एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्ज आर कॉल्ड, यानी ऐसी कौन सी इनकम है जिसपे इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। एग्जेम्पशनल इनकम कहलाती हैं, प्रिविलेज इनकम कहलाती हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम कहलाती हैं, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है एग्जेम्प्टेड इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी इनकम अगर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि हमारे आउटसाइड इंडिया से में रिसीव हुई है या फिर एक्रू हुई है, तो वो किसके हैंड से वो टैक्सेबल मानी जाएगी। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है रेसिडेंट एंड नॉट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, यानी जो पास्ट की अनटैक्स्ड इनकम है अगर वो इंडिया में लाई गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगी। रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, जो कि है नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है exempted incomes are defined under section 15 of income tax act, 18 of income tax act, 10 of income tax act and 20 of income tax act। तो फ्रेंड्स अभी आपने एक क्वेश्चन किया है तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर है सी, जो कि है 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है इनकम एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आर लिस्टेड अंडर, तो जो एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट होती हैं वो किसके अंदर लिस्ट है। सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 38 या सेक्शन 80C। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, जो कि है सेक्शन 10। आज की हमारी इस वीडियो का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप ग्रांटेड इज, यानी स्कॉलरशिप किस तरह की ग्रांट है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शली एग्जेम्प्टेड है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्टेड। राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, यानी कि नेशनल इनकम को हम किस में मेजर करते हैं। देश के कुल उत्पादन द्वारा, यानी कि जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है वो। देश के कुल विनियोग द्वारा, यानी जो नेशन का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा। देश के कुल उपयोग द्वारा, यानी टोटल यूजनेस, या फिर डी ऑप्शन है हमारा कुल राजस्व द्वारा, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे हमें पता चलता है जो कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, जो कि देश के कुल उत्पादन द्वारा। हमारे पूरे ओवरऑल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है पूरे देश में उससे हमारी राष्ट्रीय आय पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, जो कि है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं फ्रेंड्स। हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जल्दी से रिवीजन करेंगे। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कीन्स ने, मार्शल ने, नाइट ने, या शुम्पिटर ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, कीन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया था। हार्वे, हाले, वाकर, या नाइट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका बी, हाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। वितरण में उद्यमी को हिस्सा प्राप्त होता है सबसे बाद में, सबसे पहले, बीच में, या कभी नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, जो कि है सबसे बाद में। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से मूव करते हैं, जो कि हमारा समय वरीयता का विचार किसने दिया था। ऑप्शन है ओहलिन ने, विक्सेल ने, फिशर ने, या मार्शल ने। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, वो है हमारा लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। नाइट ने, हाले ने, शुम्पिटर ने, या शैकल ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सी, जो कि है हमारा शुम्पिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभासी लगान की अभिधारणा किसने दी थी। ऑप्शंस हैं ए, एडम स्मिथ, मार्शल ने, रिकार्डो ने, या फिर J.M. मिल ने। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल। मार्शल ने आभासी लगान की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किन चीजों पर निर्भर करती है। जनसंख्या के आकार पर, यानी पॉपुलेशन पर, आय स्तर यानी कि इनकम लेवल,
रहन सहन का स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, इंटरेस्ट रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु विभेद किस बाजार में पाया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी डिफरेंस आना, किसी प्रोडक्ट में डिफरेंस आना, वो किस मार्केट में पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो कि है अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के मध्य होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक धन के हस्तांतरण को ही विनिमय कहते हैं। यह परिभाषा दी है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा दी है, ऑप्शंस है जेविन्स ने, मार्शल ने, स्मिथ ने या फिर हिक्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो कि है मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर में दूध मंडी उदाहरण है। ऑप्शंस हैं स्थानीय बाजार का, बी स्थानीय प्रतियोगी बाजार का, सी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन बाजार का, या डी है स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय प्रतियोगी अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का उदाहरण है अगर किसी भी शहर में दूध मंडी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर व परिवर्तनशील लागतों में के बीच अंतर बताइए। तो स्थिर यानी फिक्स्ड, परिवर्तनशील यानी कि जो फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, उन दोनों के बीच अंतर क्या है। मात्रा का अंतर है, किस्म का अंतर है, दोनों का अंतर है, या उपरोक्त में से किसी का अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, मात्रा का अंतर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कीमत किस बाजार की विशेषता है। एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकारिक प्रतियोगिता या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म यानी फर्म किस तरह से बिहेव करती हैं। हानि वहन करती हैं, बी ऑप्शन असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, सी ऑप्शन सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, डी ऑप्शन कीमत परिवर्तित कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, दीर्घकाल में जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है यानी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म किस तरह का बिहेव करती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको वो रिसीव कर। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।